आज की मेजर न्यूज़ है कि यूएस ने फाइनली 25% से कम करके 18% तक जो टैरिफ्स हैं वो ले आए हैं। ठीक है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपिरेशन है, उसको रीन्यू किया जाना है नहीं किया जाना है उसको डिस्कस करेंगे। क्या उसका मे बी प्रॉबेबल कॉज हो सकता है एंड कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड यूपीआई फ्रेमवर्क क्या सस्टेन करेगा, अगर करेगा तो किस तरीके से करेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 3 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद द रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, द हिंदू इज द ओनली सोर्स विच वी आर फॉलोइंग। ठीक है, उससे डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ आपकी क्या कह रही है, एक्सपायरी ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी अलार्मिंग। तो हम इसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी बोलते हैं, जो 2010 में अब रशिया एंड यूएसए के बीच में साइन हुई थी। एंड अब ये 2010 के बाद आप देख सकते हो कि 2026 के अंदर एक्सपायर होनी है ना। तो 2026 के अंदर अगर ये एक्सपायर होनी है तो दोनों की नेशंस की तरफ से अगर हम देखें तो यूएसए हो गया या रशिया हो गया, इनके आपस में हॉस्टिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इवन ट्रंप हैज़ अनाउंस कि वो नहीं चाहते कि अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो वापस से यहाँ पर रिन्यू की जा सके, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन रशिया और यूएसए का यहीं तक था। सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखो वो रशिया की तरफ से देखने को आ रहा है। एंड जब ये अब अगले हफ्ते में आई गेस थर्सडे या फ्राइडे को ये जो ट्रीटी है वो एक्सपायर होने वाली है, उसके बाद बस एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि डूम्सडे क्लॉक जो है वो और ज़्यादा जल्दी टिक करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो डूम्सडे क्लॉक जो है वो क्या है, मैंने बताया था आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा अब बनाई गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा एक तरह से ये रिपोर्ट ही है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वो यूनिवर्सिटी ने अभी आपको बोला था कि 85 सेकेंड्स तक ये पहुंच चुकी है। तो अब ये रिपोर्ट ने इस साल ये बोला कि जो हमने लास्ट ईयर आपको रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंगली डूम्सडे क्लॉक जो है वो फर्दर टूवर्ड्स यहाँ पर 100 क्रॉस करने 100 के आसपास पहुंच रही है। हमने आपको बोला था पीस एस्टैब्लिश कीजिए, बट आपने उल्टा ही यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखें तो डूम्सडे क्लॉक जो है वो 85 सेकंड्स पे यहाँ पर टिक कर रही है। मतलब वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ वॉर, मे बी पॉसिबल, है ना। तो अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी अगर रिन्यू नहीं होती है तो एक तरह से आप कह सकते हो कि 85 सेकंड से भी फर्दर 100 की तरफ प्रोसीड कर सकती है। तो ये न्यूज आपकी कह रही थी। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी नहीं, स्टार्ट ट्रीटी 1 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट ट्रीटी की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी का जो फर्स्ट वर्जन था इट वाज साइंड इन जुलाई 31st 1991. Second, the Strategic Arms Reduction Treaty 1 included 5 nations which were parties to it in 1992. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब मेरी बात समझो, 1991 में स्टार्ट ट्रीटी 1, ठीक है, वो यहाँ पर साइन हुई थी, पक्की बात है। बट 1991 में आप एक चीज़ को भी समझो यहाँ पर कि इंडिया के चलो एलपीजी रिफॉर्म्स तो थे ही, बट इंटरनेशनल इवेंट में आप देखो कि जो यूएसएसआर है उसका फॉल हुआ था। ठीक है, यूएसएसआर का फॉल हुआ था एंड यूएसएसआर की अब 4 कंट्रीज एक्स्ट्रा और यहाँ पर आप टोटल कह सकते हो बन गई थी, है ना। एक तो रशिया थी, बेलारूस थी, यूक्रेन थी और कजाकिस्तान थी। अब ये चारों की चारों नेशंस जो हैं इनके पास भी न्यूक्लियर आर्म्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे जब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई थी तब यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था। अब यूएसएसआर टूटकर ऑल टुगेदर 4 नेशंस में यहाँ पर बट गया। तो 4 नेशंस जो कि केपेबल थे, ठीक है, अब न्यूक्लियर उसके कंपैटिबिलिटी थी, न्यूक्लियर वॉर के वेपन्स उनके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी तो ओरिजिनली आप देखो यूएसएसआर या इवन की रशिया की बात करें भी कंटेन कर रही थी, है ना। तो रशिया और यूएसए के बीच का ये एक आप कह सकते हो कि ट्रीटी थी, है ना, आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी। बट अब बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान इसका पार्ट नहीं थे। तो मे बी रशिया जो कि अब सोवियत यूनियन के तौर पर उसको कंट्रोल कर रहा था, अभी जस्ट रिसेंटली वो आप कह सकते हो कि आज़ाद नेशन यहाँ पर बने थे। तो बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान में अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू रशिया कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल सकता था। तो क्या होता है कि एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम लिस्बन प्रोटोकॉल बोलते हैं। लिस्बन प्रोटोकॉल 1992 के अंदर साइन होता है, जिस वजह से रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड यूएसए, ये 5 ऐसे नेशंस थे, 5 ऐसी कंट्रीज थी जो स्टार्ट 1 एग्रीमेंट के अंडर एक आप कह सकते हो कि अंडर दिस प्रोटोकॉल बाइंडिंग थे, या स्टार्ट ट्रीटी के अंडर ये बाइंडिंग हो गया था। तो अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप इन डिटेल जनरली ये चीज को कंसिडर कर सकते हो कि बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान भी स्टार्ट ट्रीटी 1 जो थी हमारी उसके अकॉर्डिंगली इस एग्रीमेंट का पार्ट थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन गाजा इज क्रूशियल रफा क्रॉसिंग टू इजिप्ट रीओपन्स विद लिमिट्स। तो अब मैंने कल भी ये चीज को डिस्कस किया था कि 20,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पेडेस्ट्रियन वॉकिंग जो है या लिमिटेड आप कह सकते हो तरीके से जो कम्यूट करना है, ठीक है, रफा क्रॉसिंग से वो अलाउ किया गया है। एंड इजिप्ट के ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं विच आर रेडी टू टेक इन दोज पेशेंट्स, बट जो लोग हैं इनिशियली फर्स्ट हाफ के अंदर
ऑफ द डे दे डिड नॉट कम एंड क्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। तो अब डर उस चीज़ का यहाँ पर माहौल पैदा किया गया है, बट यही चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, लिमिटेशंस के साथ उसको ओपन किया गया है ओनली फॉर द पीपल जिनको अब मेडिकल कंडीशन है कोई ना कोई, या मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी न्यूज़ कह रही थी, बट क्वेश्चन जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। एजर्शन कह रही है कि 1979 की जो इजिप्ट इजराइल की पीस ट्रीटी थी उसने इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल बॉर्डर को बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा स्ट्रिप। सेकंड रीजनिंग आपकी ये कह रही है जो ट्रीटी है उसने कंफर्म किया था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे सेपरेट किया जाएगा सिनाई पेनिनसुला को फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। चूज द करेक्ट आंसर। कि एजर्शन और रीजनिंग ट्रू है, रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन नहीं है, एजर्शन गलत है, रीजनिंग ट्रू है, एजर्शन सही है, रीजनिंग फॉल्स है। बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है आपको यहाँ पर करेक्ट हैं एंड एजर्शन एंड रीजनिंग दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो अब मेरी बात समझो कि सिनाई पेनिनसुला, पहले आपको मैं मैप पे दिखा देती हूँ पूरा का पूरा। दिस इज योर इजिप्ट एंड दिस इज द सिनाई पेनिनसुला। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप देखो, एक तो रेड सी को एंड इवन मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करने वाला इकलौता ऐसे लैंड पीस है ना। दूसरी बात आ जाती है हमारी कि अफ्रीका को एशिया से काइंड ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इकलौता ऐसा रूट है, लैंड बॉर्डर है जिसके थ्रू ये कवर किया जा सकता है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर आप सिनाई पेनिनसुला की देखो ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा है ना। अब इजराइल के साथ जो है सिनाई पेनिनसुला का जो बॉर्डर है वो साथ में ही लगता है एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कहीं पे रफा बॉर्डर एंड गाजा स्ट्रिप जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली अब क्या था कि इजराइल ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था सिनाई पेनिनसुला को, कौन से साल से, 1967 से 1982 के बीच में, ठीक है। बट सिनाई पेनिनसुला के ऊपर हमेशा से डिस्प्यूट रहा इजिप्ट और इजराइल के बीच में। सो फाइनली क्या होता है कि 1979 में एक ट्रीटी होती है इजिप्ट के बीच में एज वेल एज इजराइल के बीच में, जिसके अकॉर्डिंगली रफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, ठीक है, दिस इज योर रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। वरना आप खुद सोचो कि इजिप्ट एंड गाजा के बीच में, गाजा स्ट्रिप जो है उसके बीच में अब ये पूरा का पूरा लैंड बॉर्डर है, ठीक है, बट रफा क्रॉसिंग को यहाँ पर क्यों चूज किया गया? तो इसलिए रफा लैंड बॉर्डर जो क्रॉसिंग है उसको चूज किया गया था अंडर दिस 1979 ट्रीटी। इनिशियली इसको अब मैनेज कौन कर रहा था? इसको मैनेज किया जा रहा था किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा, ठीक है। ये रफा जो लैंड क्रॉसिंग है उसको भी, एंड फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये आपको यहाँ पर बफर जोन दिख रहा होगा रेड कलर के अंदर, तो इसको हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोलते हैं, जो कि एक बफर जोन है जो भी इस 1979 की ट्रीटी के अंदर बनाया गया। तो इसको थोड़े टाइम तक इजराइल ने यहाँ पर कंट्रोल किया, धीरे धीरे करके उन्होंने इजिप्ट एंड इवन की जो गाजा है, ठीक है, उन दोनों के कंट्रोल में इसको छोड़ दिया था। तो दिस वाज द काइंड ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर बिटवीन यू कैन से पैलेस्टीन एज वेल एज इजिप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वाई रफा क्रॉसिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आएगा कि 1979 में इजराइल और इजिप्ट की जो पीस ट्रीटी है उसने एक इंटरनेशनल बॉर्डर इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच में यहाँ पर ले डाउन किया था, जो कि रफा क्रॉसिंग को यहाँ पर डिवाइड करता है सिटी ऑफ रफा इनटू इजिप्शियन एंड पैलेस्टीनियन सेक्टर्स। तो 100 मीटर का वाइड बफर जोन जिसको हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोलते हैं उसको भी मैंडेट किया गया था। एंड एज वेल एज जब सिनाई हमारे पेनिनसुला की बात आती है वो भी इजिप्ट को यहाँ पर दे दिया गया था 1979 ट्रीटी के अंडर। इजराइल ने अपना कंट्रोल जो है वो कंप्लीटली 1982 में विड्रॉ कर लिया था। 1979 की ट्रीटी है, 1982 में वो कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया था। देन फंडिंग फ्रेमवर्क एसेंशियल टू एंश्योर यूपीआई रिमेन्स अ फ्री सर्विस। तो अब यूपीआई को लेकर ना बहुत ज्यादा मुद्दा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि एक तो सक्सेसफुल हो चुका है ना, फॉरेन नेशंस 9 to 12 नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने, अब आप कह सकते हो जहाँ पर आप गूगल पे को यूज कर सकते हो, या आप कह सकते हो नॉट ओनली गूगल पे, यूपीआई पेमेंट सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि मेंटेनेंस के लिए आपको कहीं ना कहीं से फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पर या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी या रिलेटेड कंपनीज है वो एक्सपेंडिचर करेंगी। एंड फॉर यूपीआई टू रिमेन यू कैन से अ फ्री सर्विस तभी इसकी यूटिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लोगों की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। अब डे टू डे टाइम के अंदर, लाइफ के अंदर इसको अब यूज़ किया जा रहा है बिल पेमेंट्स के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए, ईएमआईज को पे करने के लिए, रेकरिंग पेमेंट्स को यहाँ पर पे करने के लिए। तो लोगों की डिपेंडेंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो सरकार के ऊपर ये बर्डन अब पड़ जाता है कि यूपीआई को सक्सेस करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है यहाँ पर, है ना, नो डाउट अबाउट इट। तो अब ये ईजी ऑन द वे यू कैन से 24/7 मनी आप कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हो विद सर्टन लिमिटेशंस, एक पर्सपेक्टिव वो है ना। तो अब ये, अब अगर आप कह सकते हो कि सरकार का ये एक बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है उनको कि अब सक्सेसफुल आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी अगर दिख रही है सरकार को, वो तो उसको एक्सपैंड करना चाहेगी। बट एक प्रॉब्लम वही है ना कि जब आप कोई चीज़ को यहाँ पर रिटेन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर सरकार की बनती है। सो दे आर नाउ सीकिंग यू कैन से कि अब इस तरीके की फंडिंग या वो फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करके रखना चाहते हैं, तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट रेगुलर तरीके से रहेगी। अदरवाइज अगर आप देखोगे कि जो मर्चेंट्स की पेमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो कि अब यूपीआई को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि मैंडेटरी भी कर दिया गया सरकार के द्वारा, है ना, कि मैंडेटरी अगर आपने किया है तो उसके ऊपर दुकानदारों की, छोटे मोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार भी हो, वो कंपल्शन भी कम लगेगी यहाँ पर, क्योंकि अब वो नेचुरल तरीके से फ्री है। बट अगर आप मर्चेंट पेमेंट्स की यहाँ पर बात करना शुरू करो, अगर वो लेना शुरू कर दिया, तो लोग जो है अब क्यों अपना यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर लॉस लेने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब वो
यहाँ पर सरकार के लिए एक मुद्दा बन चुका है आने वाले टाइम में कि जिस सस्टेनेबिलिटी मॉडल के ऊपर हम शुरू से काम कर रहे थे उसको सस्टेन करने के लिए वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम यूपीआई सर्विसेज को कंप्लीटली फ्री रखें, जिसके लिए हमें टाइम एंड अगेन रिपीटेडली फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि पेड सर्विसेज में कोई भी अब हमारे देश के एटलीस्ट ऑडियंस जो है वो इतना ज़्यादा केटर नहीं करने वाली है, या उसको हमारे देश की जो ऑडियंस है उसको इतना ज़्यादा केटर वो नहीं करेगी अगर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली जो चार्जेस है वो लगने लग गए। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एनपीसीआई के कॉन्टेक्स्ट में कि नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूपीआई सर्विसेज को मैनेज ही कर रहा है, वाज फॉर्म्ड बाय आरबीआई एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। सेकंड, इट इज रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब एनपीसीआई जो है आरबीआई एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन होता है ना, उसके बाद एनपीसीआई जो है इसको बनाया जाता है। एनपीसीआई का मेजर यहाँ पर काम क्या है कि इसको एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर कराया जा सके, एंड जो सीमलेसली हमारी बैंकिंग सिस्टम है उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने बात बोली थी। ठीक है, तो 2013 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली एंड सेक्शन 25 जो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। एंड वैसे देखा जाए तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2000 के अंडर इसको रोबस्ट बैंकिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। तो एनपीसीआई क्या है? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट्स को एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया को मैनेज करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा स्टेटमेंट नंबर ए बनता है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एनपीसीआई, तो ये ध्यान में रखना। देन आयुष मिनिस्ट्री टू इनवाइट प्रपोजल्स फॉर आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट। तो कल परसों जब बजट रिलीज हुआ, कल हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी, तो मैंने आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर बोला था कि आयुष जो मिनिस्ट्री है उसके लिए बजट में जो सैंक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली 3 ऐसी जो जगहें हैं आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स के लिए वो भी सिलेक्ट की जानी है। तो मतलब गवर्नमेंट ने अभी सैंक्शन किया है कि 3 आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स को ऑल ओवर इंडिया आपको एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, ताकि जो लोगों का ट्रेडिशनल मेडिसिन में विश्वास है वो वापस से बढ़ना शुरू हो सके। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हमें जगहें जो हैं या प्रपोजल स्टेट से चाहिए कि 3 नए जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदास हैं जो कि यूनियन बजट 26-27 के अंदर अनाउंस किए गए हैं, उनको एस्टैब्लिश करने के लिए स्टेट्स की प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंगली उसको कंसिडर किया जाएगा कि कहाँ पे बनाया जाना है। ठीक है, कि अभी एक्सपैंड करना चाहेंगे हाई क्वालिटी के ऐसे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को जो कि एडवांस रिसर्च एंड टर्शरी केयर सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सके। तो मतलब काइंड ऑफ ये एक तरह से जैसे हम पीजीआई की बात करते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट होने के साथ साथ वो हॉस्पिटल भी है, तो उसी लाइन्स पे आप एक तरह से कंसिडर कर सकते हो जो ये हमारे पास आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स बनेंगे कि वहां पर अब पढ़ाई भी होगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होगा, वो साथ के साथ वो मेडिकल केयर फैसिलिटीज जो है इसको भी प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। तो 10% इंक्रीज जो है इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को जो बजट है उसकी एलोकेशन देखने को मिली है। ठीक है, अब कितना था? 3671.82 करोड़ रुपीस था, उसको अब रिवाइज करके 4408.93 करोड़ रुपीस कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के अंदर। मेजर आइडिया यहाँ पर क्या है कि फार्मेसीज जो हैं, आयुष फार्मेसीज हो गई, टेस्टिंग लैब्स हो गया या मैन पावर हो गई, उसके लिए अब एक्सपेंशन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसी के अकॉर्डिंगली फार्मासिस्ट एंड नर्सेस के लिए भी अब नए कोर्सेज लेकर आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से आपकी न्यूज थी। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली चीज है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिप्लेस द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज फॉर्म्ड ऑन द 9th of December of 2014। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट ओनली। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिप्लेस नहीं किया था। इनिशियली जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसका नाम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, जो अब ये थी, अब आप कह सकते हो कि 2005 के आसपास 1995 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। दैट वाज कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी जो है 1995 के अंदर फॉर्म की गई थी। तब वो काम किसके अंडर करती थी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर अब काम किया करती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही यूनानी, सिद्धा एंड एवरीथिंग जिसकी आयुर्वेदा इन सब की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये काम किया करते थे। बट अब देखो कि धीरे धीरे करके 2003 के अंदर ये आयुष नाम इसको दे दिया गया था ताकि एजुकेशन एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी हो सके। इनिशियली जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सिर्फ और सिर्फ इसकी कंटेनमेंट की यहाँ पर बात करते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही थी। ठीक है, तो वो इंडियन सिस्टम जो है जैसे था वहीं पे स्टक था। अब यहाँ पर रिसर्च एंड एजुकेशन को डाल दिया गया 2003 के अंदर, एंड 2003 के बाद आप देखोगे इन द ईयर ऑफ 2014 जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आयुष मिनिस्ट्री काम किया करती थी, इसको इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री घोषित कर दिया गया इन द ईयर ऑफ 2014। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टेक्निकली फॉर्म कब हुई थी? 9th of November 2014।
ठीक है, कि रिवाइव करेंगे प्रोफाउंड नॉलेज जो कि हमारे एंशिएंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड इंश्योर करेंगे कि ऑप्टिमल डेवलपमेंट हो सके, प्रोपोगेशन हो सके आयुष सिस्टम्स की ऑफ हेल्थ केयर। आयुष की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इस वजह से इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, आयुष के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन आपकी न्यूज क्या कह रही है? क्रेमलिन कंफर्म्स न्यू 3-वे पीस टॉक्स दिस वीक इन अबू धाबी। लास्ट कल हमने जब डिस्कस किया था तो जेलेंस्की की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, यूएस से एंड इवन की रशिया की तरफ से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया था। आज रशिया ने भी इसको कंफर्म किया है कि हमारी अबू धाबी के अंदर यहाँ पर पीस टॉक्स होने वाली हैं एंड फाइनली क्या डिसीजन होता है उसके ऊपर वो भी अभी देखा जाएगा। एंड मेजर बोन ऑफ कंटेंशन क्या है कि वो रीजन जो कि रशियन आर्मी के कंट्रोल के अंदर है उनको वहां पर वापस जाना है, नहीं जाना है, रशिया के कंट्रोल में रहेगा वो रीजन या नहीं। ठीक है, देन बांग्लादेश एक्स पीएम हसीना नीस हैंडेड जेल सेंटेंसेस इन एब्सेंशिया। तो जो शेख हसीना है वो तो इंडिया में है ना, इंडिया में रिफ्यूज लेकर बैठी है, तो 10 साल की बांग्लादेश के अंदर उनको यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेंटेंस जो है प्रोवाइड किया गया था ऑन वेरियस अदर चार्जेस, है ना। तो उनके एब्सेंटिज्म में उनकी जो नीस है उन्होंने उनके केसेस को यहाँ पर जो है देखा, उनकी लॉयर या उनकी आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह कह सकते हो वो एक्ट किया उन्होंने, तो 10 साल के सेंटेंस को उन्होंने 4 साल में कन्वर्ट करा दिया है। देन ईरान समन्स यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर्स ओवर टेरर लिस्टिंग्स ऑफ इट्स गार्ड्स। तो अब कल हमने न्यूज में देखा था, कल भी क्या पहले से अगर मैं स्टोरी बताऊं तो ईरान के जितने भी आप कह सकते हो गार्ड्स हैं उनको यहाँ पर क्या टेरर जो आप कह सकते हो कि टेरर लिस्टिंग के अंडर यहाँ पर डाल दिया गया था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, या उनको बैन कर दिया गया था यूरोपियन यूनियन की तरफ से। एंड कल आप देखोगे न्यूज़पेपर के अंदर यही था कि ईरान ने भी यूरोपियन यूनियन की जितनी भी फोर्सेज हैं उनको भी अब टेरर अब लिस्टिंग के अंदर डाल दिया था। तो फाइनली अब ईरान ने समन किया है यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स को कि इसके ऊपर यहाँ पर बातचीत हो सके कि अब प्रोटेस्ट किया जाएगा कि ब्लॉक की जो लिस्टिंग है ऑफ द पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड एज अ टेरर ग्रुप ये किस बेसिस पे की गई एंड ये स्पेसिफिकली अब ये किस टाइम पे या किस मोमेंट पे आ रहा है जब यूएसए के साथ उनकी यहाँ पर टॉक्स चल रही हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही हैं ईरान और यूएसए की। ठीक है, तो ये स्पेशल यूएस जो ऑनवॉय ऑफ द ऑनवॉय हैं ऑफ द स्टेट जब हम बात कर रहे हैं विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान, तो अब ईरानियन ऑफिशियल्स जो हैं उनकी भी मीटिंग अभी ड्यू है आने वाले टाइम में, तो अब उन्होंने उसके बाद यूरोपियन यूनियन को भी यहाँ पर समन कर लिया है। देन पेनियार रिवर डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर को टू फॉर्म अ ट्राइब्यूनल। तो पेनियार रिवर जो है वो रिवर जो है अब तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में आप कह सकते हो डिस्प्यूट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर तमिलनाडु को ये प्रॉब्लम है कि जो कर्नाटका है वो पेनियार रिवर की यहाँ पर वाटर को यूज़ नहीं कर सकता, कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन को यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने क्वेरी को यहाँ पर रजिस्टर कराया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है नोटिफिकेशन के थ्रू कि कॉन्स्टिट्यूट किया जा सके इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1 महीने के अंदर अंदर, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद ये कंप्लेंट थ्रू या बिफोर दैट ट्राइब्यूनल विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो रजिस्टर कर सकते हैं। एंड सेक्शन 5 ऑफ द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956 उसके अंडर ये ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश किया जाएगा, इस केस को ट्राई किया जाएगा। एंड 2018 के अंदर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एक आप कह सकते हो अर्जी भी दाखिल की थी, तो अब उसके अकॉर्डिंगली कर्नाटका जो है अब वो डैम को एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को लेकर विद रिस्पेक्ट टू द सेम रिवर यहाँ पर काम करना शुरू कर चुके हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर स्टे लगा दिया गया था। तो जो तमिलनाडु के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर होल्ड यहाँ पर तो लगा दिया गया है, बट जो नेचुरली वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु की तरफ, तो वो अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का अब इशू जो है वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बट जब आप कह सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज जिस डायरेक्शन में भी फ्लो करते हैं उन फ्लो को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, बेसिकली उन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट को ही बोला है। तो अब उनको अब कह सकते हो नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर को उन्होंने नेचुरल एसेट या नेशनल एसेट की तरह यहाँ पर घोषित किया है। एंड उन्होंने बोला है कि जो अब आप कह सकते हो कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बोला कि कर्नाटका की गवर्नमेंट जो है वो इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, एंड उन्होंने अब प्रेसिडेंट के तौर पे एक 1892 के एग्रीमेंट को बताया है कि ये वैलिड एंड बाइंडिंग है ओवर द पार्टी स्टेट्स, कि उस टाइम पे जो रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो हमारी एक ट्रीटी साइन हुई थी तब तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका कहाँ अलग अलग थे, बट रीजन्स के अकॉर्डिंगली जो ट्रीटी यहाँ पर थी दैट इज स्टिल बाइंडिंग। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर अगर फॉलो किया जाए ठीक है, अदरवाइज जो अब हमारे पास ट्राइब्यूनल डायरेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। देन यूएस टैरिफ ऑन इंडिया कट टू 18% सेज मोदी एंड ट्रम्प ऑल्सो। तो यहाँ पर यही बात है कि मेड इन इंडिया की बात की जा रही है इंडिया के लिए, अब स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री मोदी इसी चीज़ को यहाँ पर पुश कर रहे हैं। तो अब जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस करके 18% कर दिए गए हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर ऑयल की डिपेंडेंसी इंडिया ने कम कर दी है। अब ये मूव जो है एक्सपेक्टेडली क्या करेगा, रिड्यूस करेगा इम्पैक्ट ऑफ 50% पेनल्टी जो टैरिफ मिस्टर ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लगाई थी। ठीक है, 50% तो ओरिजिनली टैरिफ था, उसके ऊपर 25% ओरिजिनल टैरिफ था, उसके ऊपर 25% जो है हमारे ऊपर एक तरह से एडिशनल टैक्स जो है वो लगा दिया गया था। अब यहाँ पर भी मुझे ये विन विन डील तो नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि एक तो 25% से 18% आपने ये चलो ठीक है टैरिफ जो है वो कम कर दिए हैं, है ना,
आप लगा लीजिए 7% के आसपास टैरिफ कम कर दिया। प्लस इन रिटर्न यूएसए ने बोला है कि कुछ भी ऐसी चीज़ अगर हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, हम इम्पोर्ट करते हैं, उसके लिए भी आपको ड्यूटी जो है वो जीरो लगानी पड़ेगी। आई डोंट नो वाई, कि अब जो स्टॉप इंडिया हैड एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड वुड रिड्यूस टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूएसए टू जीरो, कि टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है इंडिया अपनी तरफ से जीरो ही रखेगा इस चीज़ के ऊपर। तो एक रिड्यूस टैरिफ जो है 18% को देखने को मिलेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये बार बार एक तरह से आप कह सकते हो कि रिपीटेड चीज़ है। बाकी आप कह सकते हो कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर जी, उन्होंने यूएसए भी जाना है। अब स्पेसिफिकली किसके लिए? मिनिस्टीरियल यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। एंड स्पेसिफिकली क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीट के अंडर वो जा रहे हैं। एंड जितने भी अब ऐसे नेशंस हैं, कीनिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, इनके पास मेजरली आप देखोगे कि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, नेचुरल रिजर्व्स हैं वो पाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो एक तरह से ये सप्लाई चेन को किस तरीके से चाइना को बेसिकली टैकल किया जाएगा, ये मिनिस्ट्रियल मीट के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। एंड क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, जो सप्लाई चेन को यहाँ पर मेजरली यहाँ पर कर सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर चाइना के अगेंस्ट कोई ऐसा रिटेलिएटरी एक्शन यूएसए कभी लेता है तो, है ना। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये मिनिस्ट्रियल मीट है, इसके अंदर आप कह सकते हो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर जयशंकर जी भी जा रहे हैं। एंड उससे पहले ही ये आप कह सकते हो 25 से 18% कर देना, एक तरह से अपने आप में कुछ पॉजिटिव साइन भी नजर आ रहा है। यहाँ पर बेटर रिलेशंस हो सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि अब इंडिया की जरूरत यूएसए को भी इस टाइम पे तो पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया का बिल्कुल नेबर है, तो पड़ोसी में लड़ाई करवा के तो खुद ना कुछ तो फायदा होता ही है, ठीक है। तो एक्टिविस्ट स्लैम एलोकेशन ऑफ रूरल जॉब स्कीम, तो ये कल वाली न्यूज़ की है, अगेन रेपिटेशन है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि अब हमारे पास दो आप कह सकते हो एक्ट्स है, एक मनरेगा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक है हमारे पास, आप दूसरा कह सकते हो वीबीजी रामजी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने इस एक्ट को तो पूरी तरीके से नकार दिया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट यही बोल रही है आने वाले टाइम में दिस एक्ट विल ओवरपावर और रिप्लेस मनरेगा, है ना। बट बाय द टाइम ये पूरा का पूरा एक्ट अभी तक एप्लीकेबल नहीं होता, तो मनरेगा जो है वो अभी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। एंड जब तक मनरेगा एक्टिव है तब तक उसके लिए अलग से यहाँ पे बजटरी एलोकेशन हुई है, एंड वीबीजी रामजी के लिए अलग से बजटरी एलोकेशन हुई है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मनरेगा के लिए जो अमाउंट सैंक्शन किया गया है बजट के अंदर, दैट इज 30,000 करोड़ रुपीज, ठीक है। अब ये अमाउंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज जो है वो ऐसी बोली है कि जो 30,000 करोड़ रुपए हैं, ये वो ही पैसा होगा जो कि अब बाकी स्टेट्स का बचा हुआ पैसा था जो दिया जाना था। जैसे कि वेस्ट बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ऐसे बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स थे जिनका पैसा या जो आप कह सकते हो पेंडिंग ड्यूज है वो नहीं दिए गए, है ना। तो इस सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली ये चीज़ बोली है कि 30,000 करोड़ रुपए ये वही पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पेंडिंग ड्यूज है व्हेन इट कम्स टू मनरेगा वो दिए जाने हैं। तो बजट एलोकेशन जब हुई प्रॉपर 30,000 करोड़ की है, तो 30,000 करोड़ से थोड़ा सा आप कह सकते हो इक्विवेलेंट अमाउंट ही जो है वो पेंडिंग दिया जाना है। तो मतलब टेक्निकली मनरेगा के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर नहीं दिया है, अपने ड्यूज को ही क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। प्लस सेकेंडली यहाँ पर बात की जा रही है वीबीजी रामजी के बारे में, जो कि 125 दिन का परमानेंट यहाँ पर काम देने के लिए आपको बात करता है। मनरेगा के केस में 100 दिन का रोजगार देता था, आपको 125 दिन का रोजगार यहाँ पर वीबी रामजी के अंदर दिया जाएगा, वीबीजी रामजी के अंडर दिया जाएगा। बट यहाँ पर 125 दिन के हिसाब से हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो कि मनरेगा के अंडर एनरोल्ड हैं, एंड अगर हम उस चीज़ को मानकर भी चलें कि वो सभी वर्कर्स जो हैं वो वीबीजी रामजी के अंडर भी काम करेंगे, तो जो बजटरी एलोकेशन यहाँ पर टोटल भी दी गई है ना वीबीजी रामजी के अंडर, वो पूरी फुलफिल नहीं होती है, ठीक है। वो तो बस एक छोटा सा अमाउंट है। चाहे अब आप लगा लीजिए कि वीबीजी रामजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोल भी लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो शेयर ही 60% है, 40% जो कॉस्ट है वो तो चलो स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पर बेयर कर रही हैं, बट 60% के अकॉर्डिंगली भी ये जो एलोकेशन है बजट की वो पूरी नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं तो कन्नी काटी है अपनी, ठीक है। तो ये इसी बात के ऊपर ना प्रोटेस्ट चल रहा है। तो एक्टिविस्ट ने जो एलोकेशन है अब वो की है कि जितनी भी आपने रूरल जॉब स्कीम्स को लेकर एलोकेशन यहाँ पे फंडिंग की है, उसके लिए एक्टिविस्ट जो है भी काम कर रहे हैं। काम भी क्या, प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं कि आपको ये गलत डिसीजन आपने लिया है, कि सही डिसीजन आपको भी फिलहाल लेना था। प्लस अभी मनरेगा को कब से कंप्लीटली रिप्लेस किया जाएगा उसके बारे में स्टेट्स को भी गारंटी नहीं है, एंड कब से एकदम से ऐसा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बॉम्ब फोड़ेगी कि कल से अब वीबीजी रामजी जो है वो कंप्लीटली एप्लीकेबल होगा। तो उस वजह से अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्लान नहीं कर पा रही है किस तरीके से खर्चे को मैनेज किया जाएगा। तो ये आपकी न्यूज़ थी। देन हिमाचल गवर्नमेंट सेट्स गोल ऑफ 31 फॉरेस्ट कवर बाय 2030। अभी आप देखो कि अब 29.5% के आसपास फॉरेस्ट एरिया जो है
वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जो है इसको तो प्रोटेक्ट करना ही है, उसको बढ़ाकर 31% जो है बाय 2030 हिमाचल की गवर्नमेंट प्लान कर रही है। इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप को बनाने की बात की जा रही है कि किस तरीके से केयरफुली सस्टेनेबल तरीके से हम अर्बन डेवलपमेंट भी कर सके, नॉट ओनली अर्बन, रूरल डेवलपमेंट भी कर सके। प्लानिंग उस तरीके से हो कि जो स्टेट का फॉरेस्ट कवर है जो कि करंटली 29.5% है, उसको बढ़ा के 31% तक बाय 2030 किया जा सके। एंड जो लोकल लोग हैं, ठीक है, कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है उसके थ्रू इसको बेटर कैसे अचीव किया जा सकता है एंड फॉरेस्ट कवर को कैसे बचाया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो हिमाचल की गवर्नमेंट है वो अब आगे से प्लान करेगी एंड उसी के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेसेस होंगे। देन एक्सटर्नल टीम इन्वॉल्व्ड इन PSLV प्रोब, नेक्स्ट लॉन्च डेट इन जून सेज मिनिस्टर। तो PSLV को लेकर बहुत सारे रिपीटेड मुद्दे जो हैं वो अब समझ में नहीं आ रहे कि कैसे हो रहा है ना। अब हमारे पास ये PSLV जो है 3 स्टेज आप कह सकते हो कि लॉन्च व्हीकल है। 3 स्टेज के अंदर जो थर्ड स्टेज है ना, मेजरली प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई हुई है, लास्ट टाइम पे तो ये बताया नहीं गया था, बट सिंस अभी दिसंबर के अंदर जो 16 सेट ऑफ सैटेलाइट थी जिसके अंदर इंडिया की भी स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट थी, ठीक है, जब वो लॉन्च होते हुए फेल हो गई तो सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम वाज सेम। तो अब जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि इंजन जो है या तो वो चलना बंद हो जाता है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द थर्ड स्टेज ओनली, ठीक है। तो थर्ड स्टेज के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करना शुरू हो जाती है। तो इसरो जो है जिन्होंने प्रोब अब लॉन्च किया है उन्होंने बोला है कि हमें समझ में तो आ गया है कि प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि जो इस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व कर पाएँ। हमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, कैपेबिलिटी या कैपेबल पीपल इन द यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन स्टिल एग्जिस्ट, बट हमने थर्ड पार्टी को यहाँ पर इन्वॉल्व करना ज़्यादा वाजिब समझा है जो कि इस प्रॉब्लम को और बेटर तरीके से और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जितने भी हमारे पास अभी डिलीवरी शेड्यूल्ड है, वो नेक्स्ट डिलीवरी हमारी आप कह सकते हो, नेक्स्ट लॉन्च जिसको हम बोल रहे हैं वो जून के अंदर ड्यू है। एंड लास्ट 2 बार के अंदर अंदर हमारा जो मिशन है वो फेल भी हुआ है, बट हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने किसी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिखाई है, किसी भी तरह का विड्रॉल जो है आइदर फॉर द प्रीवियस यू कैन से ब्लंडर दैट टुक प्लेस और फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या जो लॉन्चेस हैं उसको लेकर भी अभी तक किसी भी तरह से कोई भी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट हो या मतलब कि कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हो या कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं लिया है, विच मीन्स कि उनका यहाँ पर ट्रस्ट अभी भी हमारे अंदर है। तो उसी ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड करके वापस से जितने भी प्रॉब्लम्स है PSLV के अंदर इसको सॉर्ट आउट या सॉल्व करेंगे। देन अंडरग्राउंड रेल ट्रैक्स टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। अब नॉर्थ ईस्ट के केस में अगर आप देखो तो चिकन नेक की हम बात करते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, चिकन नेक थोड़ा अजीब वर्ड हो जाता है, बट चलो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो अब सरकार यहाँ पे प्रपोज कर रही है कि हम 40 किलोमीटर के स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर को यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बनाएंगे। रेलवे ट्रैक्स कहाँ पर बनाएंगे? अंडरग्राउंड बनाएंगे, ठीक है, कि अगर कल को ऐसी वॉरलाइक सिचुएशन खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, ठीक है, अगर वॉरलाइक सिचुएशन हो भी जाती है तो अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी के थ्रू इंडिया जो हमेशा अब कनेक्शन में रहे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के साथ, एंड किसी भी तरह की सप्लाई जो है वो रोकी ना जा सके, बीट ह्यूमैनिटेरियन एड, बीट कोई मिलिट्री एड, है ना, वो ना रोके। तो वेस्ट बंगाल के साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी नॉर्थ ईस्ट की विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के थ्रू नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी दी जाएगी, दैट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी विद द होल ऑफ इंडिया यहाँ पर होगी। तो अब अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन किया जाएगा एंड एग्जिस्टिंग जितने भी ट्रैक्स हैं उसको 4 लाइन किया जाने की बात की जा रही है। एंड यहाँ पर 10 माइल हाट एंड रंगपानी रेलवे स्टेशन इन वेस्ट बंगाल जो है अंडरग्राउंड लाइंस उनके बीच में ले डाउन की जाएगी, ठीक है। नो इन्फ्लुएंस ऑफ इश्यूज विद US इन कस्टम ड्यूटी कट्स। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने ये चीज़ बोली है कि चाहे टैरिफ्स को लेकर यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है एंड जीरो टैरिफ्स की बात की जा रही है, बट आप कह दो कि कस्टम्स ड्यूटी के अंदर कोई कट हम नहीं लेके आने वाले, ठीक है। कि प्लस अगर आप ये देख रहे हो कि उन्होंने हमारे ऊपर इतने सारे रिटालिएटरी टैरिफ्स लगाए, हमारे को इनिशियली प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली है, बट हमने जो भी अब आप कह सकते हो कि डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस को अपनाया है उसके अकॉर्डिंगली, या कस्टम्स के अंदर हम जो चेंज लेकर आए हैं, कस्टम ड्यूटीज़ के अंदर हम जो चेंज लेकर आए हैं वो USA के टैरिफ रिड्यूस करने की वजह से किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं होंगे, कि ऑलरेडी हमने अपना जो काम है स्टेट की लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसको भी अंडरटेक किया है। यानी कि जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू द कस्टम्स जो कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि काम कर सकती है, उसके ऊपर रूल्स बना सकती है, हमने उसी के अकॉर्डिंगली जो बजट है उसको प्रिपेयर किया है। एंड कस्टम ड्यूटी के जो कट्स अगर हो भी रहे हैं USA के साथ, कहीं पे भी अगर होते भी हैं तो वो ज़्यादा हमारे आप कह सकते हो कि रेवेन्यू का इतना इंपैक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी बजट जो है प्रिपेयर इस तरीके से किया गया है कि वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज को यहाँ पर टैकल कर सके। देन मैन्युफैक्चरिंग PMI राइजेस टू 55.4 पॉइंट्स इन जनवरी। तो अब ये कितना था? लास्ट ईयर दिसंबर 2025 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये 55 तक पहुंच गया था, ठीक है। 50 इज द मिडल लिमिट प्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पुट किया था कि 50 से कम है मतलब कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो ही नहीं कर रहा है, समवॉट स्टैग्नेंट पोजीशन पे है। 50 पे ये है कि एट पार चल रहा है, 50 से ऊपर जितना भी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली जो आपका इंडेक्स है
वो आपको ये बता रहा है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। तो वो 55 अभी तक लोएस्ट इंडिया का ये था, एंड थोड़ा सा राइज यहाँ पर देखने को मिला है, मार्जिनल सा राइज है 55.4 देखने को मिल रहा है जनवरी 2026 के अंदर। तो ये सर्वे जो है ये कह रहा है कि मेंशन कर रहा है कि डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है, नए बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, एंड टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है एंड सपोर्टिंग प्रोडक्शन जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर ग्रो कर सकती है आने वाले टाइम में, एंड धीरे धीरे करके इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रिकवर करेगी। देन आज की इतनी ही न्यूज़ थी, एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो हमारे पास जीएस के विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एज वेल एज ऑप्शनल्स विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी उसके बैचेस अवेलेबल है, एंड स्टेट पीसीएस के भी बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। नॉट ओनली फाउंडेशन बैचेस, बहुत सारे अलग अलग तरह के बैचेस भी अवेलेबल हैं। इफ यू वांट टू चेक देम आउट तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर भी जा सकते हैं, या आप हमारी सेल्स टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं 1800-890-3043 पे। वो आपको जितने भी नंबर ऑफ बैचेस है उसको समझा देंगी, ठीक है। तो एंड sleepy.class@gmail.com पे भी आप अपनी कोर्स की इंक्वायरी यहाँ पर कर सकते हैं, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू, ठीक है। एंड कोई भी डाउट होता है तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को भी इजीली पूछ सकते हो। तो उस डाउट्स को भी जल्दी से जल्दी मैं वही बता रही हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब और एक्टिव होना पड़ेगा। प्रीलिम्स आपका पास आने वाला है, ठीक है, पास आ ही चुका है ऑलमोस्ट, बस नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो चलो नोटिफिकेशन डिलेड है बट प्रीलिम्स की डेट तो पास आ रही है। उस तरीके से आपके जो डाउट्स है वो भी अब जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत हमें भी है। तो आपके साथ हमें भी एक्स्ट्रा यहाँ पर काम करना है अभी, ताकि आपका पेपर निकल सके एंड कोई डाउट आपके मन में यहाँ पर ना रहे। सो कीप कंटिन्यूइंग विद द स्टडी, क्योंकि जो मर्जी होता रहे पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। कि आई रेड इट समवेयर कि जहाँ पे बोलते हैं कि लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो, यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो है वही मैटर करती है अंडर प्रेशर, एंड उसी वजह से आप कह सकते हो कि हीरा बनता है ना, कि अब हीरा भी तो बहुत सारा प्रेशर झेल के उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को साइड पर रखकर जो भी उनका एम है उसको अचीव कर रहा है। तो उसी तरीके से आपके पास प्रेशर लाइफ में बहुत सारे होंगे। अब जैसे नोटिफिकेशन नहीं आ रही, कई बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रॉब्लम तो क्या, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि क्यों डिले हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। तैयारी या पेपर वो तो वैसे ही रहेगा ना, उस चीज़ के ऊपर बस आप फोकस कीजिए, ठीक है, वो नहीं रुकनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो कोई डाउट हो अगेन तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।